हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमने केमिस्ट्री क्लास 11th एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके क्वेश्चन नंबर 33 तक कर लिए थे। आज हम उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, अ वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली. Burning a small sample of it in oxygen gives 3.38 gram carbon dioxide, 0.690 gram of water and no other products. A volume of 10.0 liter measured at its STP of this welding gas is found to weigh 11.6 gram. Calculate first empirical formula, second molar mass of the gas and third molecular formula. तो हमें क्वेश्चन में क्या क्या कैलकुलेट करना है, तीन चीज़ें कैलकुलेट करनी है। और हमें गिवन क्या है कि ये एक वेल्डिंग फ्यूल गैस है जो सिर्फ क्या कंटेन करती है, कार्बन और हाइड्रोजन। और हम क्या करते हैं, अगर इसको बर्न करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो वो सिर्फ क्या दे रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को फॉर्म कर रही है और बाकी कुछ और प्रोडक्ट्स नहीं बन रहे हैं। ठीक, तो देखिए इसमें लिखा है कि जो फ्यूल गैस है वो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन कंटेन करती है। इसका मतलब वो गैस क्या होगी, एक हाइड्रोकार्बन होगी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, रिएक्शन लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि वो जो गैस है वो गैस है क्या, हम मान उसमें कार्बन के X एटम्स हैं और हाइड्रोजन के Y एटम्स हैं। ठीक है, ये हमारी गैस का फॉर्मूला हमने सपोज कर लिया। अब ये रिएक्ट किसके साथ कर रही है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है और हमें मिल क्या रहा है, CO2 मिल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है और वाटर मिल रहा है H2O। ठीक है, अब हमें गिवन है कि जो हमें CO2 मिल कितना रहा है, 3.38 ग्राम। ठीक, और वाटर कितना मिल रहा है, 0.690 ग्राम। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हमें सबसे पहले फाइंड आउट क्या करना है, सबसे फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट क्या करना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला बता रहे हैं गैस का। ठीक है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला बताने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, कार्बन और हाइड्रोजन के क्या चाहिए होंगे, मोल्स चाहिए होंगे, तभी हम क्या कर सकते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ हमें गिवन है वहीं से हम क्या करेंगे, अपने नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए CO2 का मोलर मास कितना होता है, CO2 कार्बन के कितने एटम है, 1, और कार्बन का मास कितना होता है 12 प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं 2, तो 2 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 16। ठीक है, तो ये टोटल करेंगे कितना आएगा 44 ग्राम। तो अगर हमारे पास 44 ग्राम CO2 होगी तो उसमें कार्बन कितनी होगी हमारे पास 12 ग्राम। ये हमें फॉर्मूले से पता चल रहा है CO2 के, बट हमें गिवन कितनी है 3.38 ग्राम। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि कार्बन कितनी है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए अगर हमारे पास 44 ग्राम CO2 होगी तो उसमें कार्बन कितनी प्रेजेंट होती है, सिर्फ 12 ग्राम कार्बन। क्यों, कार्बन का सिर्फ एक ही एटम है और कार्बन का मास होता है 12। ठीक, तो अगर मेरे पास 1 ग्राम CO2 होगी तो कार्बन कितनी आएगी 12/44 C। ठीक, अब हमें गिवन कितनी है क्वेश्चन में 3.38 ग्राम, तो 3.38 ग्राम अगर CO2 होगी तो उसमें कार्बन कितना प्रेजेंट होगा 12/44 इंटू 3.38 ग्राम। इसे कैलकुलेट करेंगे और ये कितना आ जाएगा 0.922 ग्राम कार्बन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा CO2 है, अगर हमारे पास CO2 3.38 ग्राम है तो उसमें कार्बन कितनी प्रेजेंट होगी, सिर्फ 0.922 ग्राम हमारी कार्बन होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ कार्बन है और जो रिएक्टेंट साइड है वहाँ भी कार्बन है। ठीक, और हमें पता है कि
कोई भी रिएक्शन, जब भी कोई रिएक्शन होती है तो उसमें क्या होता है, मास कंजर्व रहता है। ये हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से पता है। ठीक, कार्बन सिर्फ यहाँ है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में यहाँ पर है, तो इसका मतलब जितना मास कार्बन का यहाँ होगा उतना ही रिएक्टेंट में भी होना चाहिए। इसका मतलब हमें जो ये सी वाला, ये जो CX है, इसका मास यहाँ पे पता चल गया, वो कितना है 0.922 ग्राम। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मोल्स निकालेंगे किसके, कार्बन के, क्योंकि हमें मास तो गिवन पता चल गया, मोलर मास हमें कार्बन का पता है 12 होता है, तो वहाँ से हम मोल्स निकाल लेंगे। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन का निकालते हैं, क्योंकि हमें पता है जो हमारा फ्यूल गैस है, वेल्डिंग फ्यूल गैस, उसमें हमारा कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। तो कार्बन का मास तो हमने निकाल लिया, अब बचा क्या, हाइड्रोजन, तो हम उसको भी कैलकुलेट करते हैं। देखिए H2O का पहले हम मास निकालते हैं, कितना होता है मॉलिक्यूलर मास H2O का। तो H2O में H के कितने एटम्स हैं, 2, तो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, वो 1 होता है। और ऑक्सीजन के कितना मास होता है 16, तो ये कितना आ जाएगा 18 ग्राम। ठीक, अब हमारे पास अगर 18 ग्राम वाटर होगा तो उसमें हाइड्रोजन का कितना मास होगा 2 ग्राम, क्यों, क्योंकि H के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं। ठीक है, तो अगर मैं लिखूँ यहाँ 18 ग्राम H2O में हाइड्रोजन कितना मास होगा 2 ग्राम हमारा हाइड्रोजन होगा। ठीक, तो वैसे ही 1 ग्राम अगर हमारे पास H2O होगा तो कितना होगा 2/18 ग्राम H, बट हमें गिवन कितना है 0.690 ग्राम, तो हम 0.690 ग्राम अगर हमारे पास H2O है तो यहाँ से हम H का मास कैलकुलेट कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 2/18 इंटू 0.690, इसको सॉल्व करके कितना आएगा 0.076 ग्राम हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसका मतलब ये जितना हमें गिवन है ना 0.690 ग्राम, इसमें हमारा हाइड्रोजन का कितना अमाउंट होगा, सिर्फ 0.076 ग्राम। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये तो हमारा था प्रोडक्ट की बात, क्योंकि हमें सिर्फ गिवन था कि वाटर का मास इतना है। ठीक है, वहाँ से हमने हाइड्रोजन का मास कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब रिएक्टेंट में भी हमें हाइड्रोजन है, क्योंकि जो हमारा फ्यूल गैस है उसमें एक तो कार्बन है और एक हाइड्रोजन है, तो जितना मास हाइड्रोजन का बना होगा तो उतना ही तो हाइड्रोजन का मास रिएक्टेंट में होगा, तभी तो उतना मास बना होगा हाइड्रोजन का। ठीक है, वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यूज होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा वेल्डिंग फ्यूल गैस है ना, इसमें जो हाइड्रोजन का मास है वो कितना होगा 0.076 ग्राम। ठीक, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे मोल्स, किसके, हाइड्रोजन, क्योंकि हमें मास पता चल गया और एटॉमिक मास में पता है हाइड्रोजन कितना होता है 1, तो वहाँ से हम मोल्स निकाल लेंगे, कार्बन, यहाँ कार्बन के भी और हाइड्रोजन के भी। ठीक, फिर अगर मोल्स निकाल लेंगे तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं। देखिए हमने क्या करा, मास ऑफ कार्बन और मास ऑफ हाइड्रोजन को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, मोल्स निकालना। ठीक, अब हम क्या करेंगे, मोल्स को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम मोल्स ऑफ कार्बन कैलकुलेट करते हैं। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन एटॉमिक मास। ठीक, तो मास कितना है कार्बन का, अभी कैलकुलेट किया हमने 0.922 ग्राम, अपॉन एटॉमिक मास कितना होता है कार्बन का 12 ग्राम, तो इसे कैलकुलेट करके कितना आएगा 0.076। और अब हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन के मोल्स को कैलकुलेट करते हैं। तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गिवन मास, तो मास कितना है हाइड्रोजन का 0.076, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1। ठीक, तो इसको कैलकुलेट करके तो इतना ही आएगा, क्योंकि 1 से डिवाइड कर रहे हैं हम। अब क्या करते थे, जो भी हमारी छोटी वैल्यू होती थी मोल्स में, उससे हम डिवाइड कर देते थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दोनों ही सेम वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे 0.076 से दोनों को डिवाइड कर देंगे मोल्स को। ठीक है, तो कितना आ जाएगा,
अब हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हमारा कार्बन ले लेते हैं, यहाँ पे हम हाइड्रोजन ले लेते हैं। तो कार्बन के मोल्स भी सेम हैं और हाइड्रोजन के मोल्स भी हमारे सेम आ रहे हैं, तो दोनों को ही 0.076 से हम डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 1:1 रेशियो। इसका मतलब जो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला बनेगा वो कितना बनेगा, C1H1, या फिर सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, CH। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट तो कैलकुलेट हो गया। वो कितना आ रहा है, एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारा CH। इसका मतलब कार्बन के भी 1 एटम है और हाइड्रोजन के भी 1 एटम है। ठीक है, अब करते हैं हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोलर मास ऑफ द गैस। ठीक है, तो देखते हैं कि मोलर मास को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमें क्वेश्चन में कुछ और चीज़ें भी गिवन है, वो क्या क्या है, हमें गिवन है कि अ वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर measured at STP of this welding gas is found to weigh 11.6 ग्राम। ठीक है, तो अगर हम 10 लीटर लेते हैं इस वेल्डिंग गैस का तो ये कितना वे कर रहा है, 11.6 ग्राम। ठीक है, और लिखा क्या है यहाँ पे, मेजर्ड एट STP। STP मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो हम स्टैंडर्ड वॉल्यूम लेते हैं वो कितना होता है, 22.4 लीटर। तो हमें कैलकुलेट किस में करना है, 22.4 लीटर में। 22.4 लीटर में जो भी हमारा मास आएगा इस वेल्डिंग गैस का, वो ही एक्चुअल मोलर मास होगा गैस का। ठीक है, तो 10 लीटर में मास कितना है, 11.6 ग्राम, ये हमें गिवन है। ठीक, तो हम 1 लीटर का निकाल सकते हैं। 1 लीटर में कितना हो जाएगा, 11.6/10। ठीक है, अब हमें निकालना कितने में है, 22.4 लीटर STP पे निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, 11.6 डिवाइडेड बाई 10.0 इंटू 22.4 लीटर, और इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, 25.98 ग्राम। अप्रॉक्स कितना होगा, ये 26 ग्राम के अप्रॉक्स होगा। तो इसका मतलब जो मोलर मास ऑफ द गैस होगा वो कितना होगा, 26 ग्राम। और क्या लिख सकते हैं उसको, 26 ग्राम पर मोल। ठीक, क्योंकि 1 मोल का मास हमारा जो गैस का होगा वो कितना होगा, 26 ग्राम होगा। तो हमारा सेकेंड पार्ट भी हो गया। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो हमने फर्स्ट पार्ट में एम्पेरिकल फॉर्मूला तो कैलकुलेट किया था ना, ये देखिए कितना आया था हमारा, CH एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, N। और N की वैल्यू कितनी होती है, N की जो वैल्यू होती है वो होती है मोलर मास ऑफ गैस अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक, मोलर मास हमने गैस का निकाल रखा है, कितना आया हमारा, 26 ग्राम। और अब एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना आया था, CH आया था। तो हमें पता है कार्बन का मास कितना होता है, 12, और हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1। तो यहाँ से हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना आ गया, 13 ग्राम। तो यहाँ पे हम इसको पुट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 13 ग्राम। ठीक है, ये 2 टाइम्स कट हो जाएगा। तो N की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब हम कैलकुलेट करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, N टाइम्स ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक, तो N की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 2, और एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारा कितना है, CH। तो जो ये 2 है ये C से भी इंटू होगा और H से भी इंटू होगा। तो कितना आ जाएगा आंसर, C2H2। तो ये हमारा क्या आ गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आया है इसका नेम क्या होता है, इथाइन। और स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका, C ट्रिपल बॉन्ड C और एक सिंगल बॉन्ड H, यानी C से बॉन्डेड होता है,
और एक सिंगल बॉन्ड H दूसरे वाले C से बॉन्डेड होता है और इसका नाम क्या होता है, इथाइन, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, एसिटिलीन। ठीक है, तो हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर लिया, जो कितना आया हमारा CH। मोलर मास क्या आया हमारा गैस का 26 ग्राम, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना आ गया C2H2। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ aqueous HCl to give CaCl2 and CO2 according to the reaction CaCO3 plus twice HCl gives CaCl2 plus CO2 plus H2O. What mass of CaCO3 is required to react completely with 25 ml of 0.75 mHCl? तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 रिएक्ट कर रहा है किससे, एक्वस HCl से, मतलब एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, और प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, वाटर H2O। ठीक, तो क्वेश्चन में रिएक्शन ऑलरेडी गिवन है, तो हमें क्या देखना है, सिर्फ जो रिएक्शन हमें गिवन है कि वो बैलेंस्ड है या नहीं। सबसे पहला काम हमारा यही रहेगा। तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि जो रिएक्शन गिवन है वो बैलेंस्ड है या नहीं। CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2। ठीक, यहाँ Ca का एक एटम है, तो यहाँ भी कितना है, Ca का 1 एटम ही है। रिएक्टेंट साइड में कार्बन कितने हैं, 1 है, और प्रोडक्ट साइड में भी कार्बन कितने हैं, 1 ही है। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं यहाँ, 3, और यहाँ 2 तो यहाँ पर है CO2 के साथ, और एक ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, तो 2 + 1 3, इसका मतलब 3 एटम्स यहाँ पर भी हैं ऑक्सीजन के। हाइड्रोजन के 2 एटम्स है रिएक्टेंट साइड में, और यहाँ भी प्रोडक्ट साइड में भी कितने हैं, 2 ही हैं। Cl के 2 एटम्स हैं रिएक्टेंट साइड में, और प्रोडक्ट साइड में भी कितने हैं, 2 ही है। इसका मतलब जो रिएक्शन हमें गिवन है वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब क्वेश्चन में जो हमें दिया गया है कि हमें 25 ml ऑफ 0.75 mHCl दिया गया है, और हमसे पूछा गया है कि अगर हमारे पास इतना HCl है तो कितना मास CaCO3 का हमें रिक्वायर्ड होगा कि वो कम्प्लीटली इतने HCl से रिएक्ट करे। ठीक है, तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है HCl के बारे में, और पूछी किसके बारे में गई है, CaCO3 के बारे में। तो हम यहीं से अपने क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो देखिए गिवन क्या है कि 0.75 mHCl, और m किसकी यूनिट होती है, मोलैरिटी की। इसका मतलब हमें क्या गिवन है, HCl की मोलैरिटी गिवन है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी ऑफ HCl गिवन है, तो मोलैरिटी ऑफ HCl इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl, ठीक, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये हमें गिवन है। अब मोलैरिटी गिवन है कितनी, 0.75, ठीक। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी गिवन है, कितने में है, 25 ml। बट हमें क्या चाहिए, लीटर में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, तो अगर ये न्यूमरेटर में जाएगा तो इनटू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl को कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा, 0.75 इंटू 25 अपॉन 100। तो इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 0.0188 मोल। ठीक है, अब देखो मोल तो हमें पता चल गए HCl के, तो यहाँ से हम मास निकाल सकते हैं HCl का, कितना मास होगा HCl का निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट कर लिए,
मास हमें फाइंड आउट करना है। मोलर मास हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, किसका, HCl का। तो HCl का मोलर मास देखो, H का भी 1 एटम है, Cl का भी 1 एटम है, तो H का एटॉमिक मास कितना होता है 1, और Cl का एटॉमिक मास कितना होता है 35.5। तो ये कितना हो जाएगा 36.5 ग्राम पर मोल। तो हमें मोलर मास पता चल गया HCl का। अब नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.0188 मास हमें कैलकुलेट करना है, और मोलर मास हमने अभी निकाल लिया था। ठीक है, तो यहाँ से हमारा मास कितना आ जाएगा, मास इज इक्वल्स टू 0.0188 इंटू 36.5 ग्राम पर मोल। इसकी यूनिट भी मोल होती है, तो मोल से मोल इनवर्स कैंसिल, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.6862 ग्राम। तो अगर हमारा HCl का मास इतना है, कितना 0.6862 ग्राम, तो CaCO3 कितना चाहिए कि ये कम्प्लीटली रिएक्ट करे, किससे, HCl से। यही हमसे पूछा गया है। हमने यहाँ से क्या करा, जो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन थी यहाँ से हमने मास निकाल लिया HCl का। अब हमें क्या करना है, CaCO3 का मास निकालना है। ठीक है, देखिए जो रिएक्शन गिवन है ना, CaCO3 प्लस ट्वाइस HCl, यहाँ पे CaCO3 के कितने मोल्स है 1, और HCl के कितने मोल्स है 2। इसका मतलब क्या हुआ, 1 मोल ऑफ CaCO3 रिएक्ट्स विथ 2 मोल्स ऑफ HCl, यही मतलब हुआ ना। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमें क्या पता है कि अगर हमारे पास 2 मोल्स हैं HCl के, तो वो कितने से रिएक्ट कर रहे हैं 1 मोल CaCO3 से। ये हमें कैसे पता चला, रिएक्शन से। ठीक है, 2 मोल्स ऑफ HCl का मतलब क्या हुआ, देखिए HCl का मास कितना होता है, अभी हमने कैलकुलेट किया था, कितना आया था 36.5, और 2 मोल्स का मास कितना हो जाएगा 2 इंटू 36.5 ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट्स विथ। अब 1 मोल CaCO3 का मास कितना होगा, तो कैल्शियम का मास कितना होता है 40, कार्बन का मास 12, प्लस 3 एटम्स से ऑक्सीजन की, तो 3 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन, वो कितना होता है 16। तो इसे कैलकुलेट करते हैं, ये आ जाएगा 40 प्लस 12 प्लस 48, तो टोटल कितना हो जाएगा 100 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ, जब हमारे पास 2 इंटू 36.5 ग्राम HCl है, तो कितने के साथ रिएक्ट करेगा 100 ग्राम ऑफ CaCO3 के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा 73 ग्राम। तो इसका मतलब 73 ग्राम HCl 100 ग्राम CaCO3 के साथ रिएक्ट करेगा। तो अगर हमारे पास 1 ग्राम HCl है, तो वो कितने के साथ रिएक्ट करेगा 100/73 ग्राम CaCO3 के साथ रिएक्ट करेगा। बट हमने अभी कैलकुलेट कितना किया इसकी वैल्यू HCl की, मास की, तो कितना आया 0.6862 ग्राम। तो अगर हमारे पास इतना मास है HCl का, तो वो कितने CaCO3 के साथ रिएक्ट करेगा, यही हमें बताना है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम क्या ले लेंगे अब 0.6862 ग्राम HCl, जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन थी हमने वहीं से ये मास निकाल लिया HCl का। ठीक है, अब जो जितना भी मास आएगा यहाँ पर CaCO3 का, वो एक्चुअल मास होगा CaCO3 का जो रिएक्ट करेगा इतने ग्राम HCl के साथ। यही हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, CaCO3, तो इसको कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा 0.94 ग्राम। इसका मतलब 0.94 ग्राम CaCO3 रिएक्ट करेगा 0.6862 ग्राम HCl के साथ। ठीक है, होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन द लैबोरेटरी बाय ट्रीटिंग मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 विथ एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन
4HCl plus MnO2 gives twice H2O plus MnCl2 plus Cl2. How many grams of HCl reacts with 5.0 ग्राम ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड? तो हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है कि जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड से, तो हमें क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो रही है। ठीक, तो हमें बताना है कि जब हमारे पास 5.0 ग्राम मैग्नीज डाइऑक्साइड है तो वो कितने ग्राम HCl के साथ रिएक्ट करेगा, यही हमें बताना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिएक्शन को लिख लेते हैं और ये चेक कर लेते हैं कि ये रिएक्शन जो गिवन है ये बैलेंस्ड है या नहीं। ठीक है, सबसे पहले काम हमारा यही रहेगा। तो देखिए यहाँ H के कितने एटम्स हैं, 4, और प्रोडक्ट साइड में भी कितने एटम्स हैं H के, 4, 2 2 ज़ा 4। क्लोरीन के 4 एटम्स हैं और यहाँ प्रोडक्ट साइड में Cl2 एटम यहाँ हो गए और Cl2 एटम यहाँ, तो 2 + 2 4 हो गए। Mn का एक एटम यहाँ है रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में भी Mn का एक ही एटम है। ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में भी कितने, 2 ही एटम्स हैं। ठीक, तो इसका मतलब जो रिएक्शन गिवन है वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक, अब देखिए हमसे क्या पूछा गया है कि अगर हमारे पास 5.0 ग्राम मैग्नीज डाइऑक्साइड है तो वो कितने ग्राम HCl के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक, जो क्वेश्चन नंबर 35 था वो भी सेम ही था, बट वहाँ पर हमें ये मास ना देके कुछ और डाटा गिवन था। ठीक, यहाँ हमें डायरेक्ट मास दे रखा है तो हमारा काम और इजी हो जाएगा। ठीक है, हमें पता है, हमें दिख रहा है कि ये रिएक्शन को देख के कि जब हमारे पास 4 मोल्स HCl के हैं तो वो कितने मोल्स इसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, MnO2 के साथ 1 मोल MnO2 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ MnO2 reacts with 4 moles of HCl। ठीक है, अब 1 मोल MnO2 का मास कितना होगा, जितना इसका टोटल मॉलिक्यूलर मास होगा, तो हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। Mn का मास कितना होता है, 55। ठीक, ऑक्सीजन का मास 16, लेकिन 2 एटम्स है तो 2 × 16, तो ये कितना हो जाएगा, 55 + 32, तो टोटल हो जाएगा ये 87 ग्राम। तो 87 ग्राम MnO2 कितने के साथ रिएक्ट करेगा, 4 मोल्स ऑफ HCl। तो इसका मास कितना, देखो 1 मोल का मास हम निकाल लेंगे और उसको हम 4 से इंटू कर देंगे तो 4 मोल्स का मास कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो 4 × मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl। H का मास कितना होता है, 1, और Cl का 35.5, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, 36.5। ठीक है, अगर 36.5 को 4 से इंटू करेंगे, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 146 ग्राम। तो इसका मतलब 87 ग्राम MnO2 कितने के साथ रिएक्ट करेगा, 146 ग्राम HCl के साथ रिएक्ट करेगा। ये हमें कहाँ से पता चला, जो रिएक्शन गिवन थी वहाँ से। तो हम यहाँ से 1 ग्राम का निकाल सकते हैं कि 1 ग्राम MnO2 कितने के साथ रिएक्ट करेगा, 146/87 ग्राम HCl के साथ। बट हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है, 5.0 ग्राम। तो 5.0 ग्राम MnO2 कितने HCl के साथ रिएक्ट करेगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे इंटू 5.0 ग्राम HCl। इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8.39 ग्राम HCl। इसका मतलब 8.39 ग्राम HCl रिएक्ट करेगा 5.0 ग्राम MnO2 के साथ। ठीक है, होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है ना, उसका लास्ट क्वेश्चन है। इसका मतलब जो चैप्टर की जो एक्सरसाइजेस हैं उसके सारे ही क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।